नमस्कार, स्वागत अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। परसों यानी 10 मार्च को मतगणना होनी है। तय होना है कि 5 राज्यों में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होगी। लेकिन अब सवाल ईवीएम की सुरक्षा पर उठ गया है। एग्जिट पोल पर सवाल भी उठाने लगे हैं विपक्षी दल और आरोप लगने लगे हैं कि यह परसेप्शन एग्जिट पोल बना रहे हैं ताकि अगर सत्ता पक्ष वोटों की चोरी करे या नतीजों में हेर फेर उलट फेर करे तो ये साबित हो जाए कि एग्जिट पोल तो पहले ही बता रहे थे। मंथन में आज इसी पर बात, ईवीएम से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। कल जितने ज्यादातर जो एग्जिट पोल आए उत्तर प्रदेश को लेकर, अन्य राज्यों में थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट पंजाब की तरफ रहा। वहाँ आम आदमी पार्टी सत्ता के करीब नजर आ रही है, एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उत्तराखंड में नेक टू नेक दिखाया गया, ये कहा गया कि भाई पुष्कर सिंह धामी भी सत्ता के उतने ही दावेदार हैं जितने हरीश रावतदार हैं, वहाँ भी कांटे का मुकाबला बताया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो एग्जिट पोल आया उससे तो विपक्ष की जमीन खिसक गई। ये पैरों तले जमीन, तो विपक्ष की जमीन नहीं खिसक गई बल्कि विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। हल हो गए सबके सब। सपा खेमे में निराशा हो गई। कांग्रेस और अन्य दल जो समाजवादी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा के साथ परोक्ष रूप से खड़े थे, वो भी सख्ते में हैं। बहन जी क्या कह रही मुझे नहीं पता, वो खुश हैं या सख्ते में हैं, क्योंकि उनको भी बहुत कम सीटें मिली हैं। लेकिन मुझे लगता है 95% एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लौट रही है। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर फिर नई ताकत के साथ में लौट रहा है। अखिलेश यादव ने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि बुलडोजर मेंटेनेंस के लिए गया था। उस दौरान जब ये वाद विवाद हुआ था तो हमने कहा था कि बुलडोजर या कोई यंत्र, कोई गाड़ी, मोटर गाड़ी मेंटेनेंस के लिए जाती है तो ठीक होकर आती है, और जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बुलडोजर ठीक होकर आ गया है। लेकिन देश बंधु और इस तरह की एक दो और एग्जिट पोल, 4 PM अखबार का एग्जिट पोल मान लीजिए, उनका जो यूट्यूब चैनल है, या जो देश बंधु एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र और मीडिया समूह है, देश बंधु, एक देश में 1 2 3 लोग ऐसे हैं मीडिया संस्थान जो अभी भी इस बात पर पूरी तरह अड़े हुए हैं या पूरी तरह खड़े हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव की ही सरकार आ रही है। अब सवाल यह है, 2-3 तो एग्जिट पोल ने 300 पार, जो बीजेपी नारा दिया करती तो 300 पार दिखा दिया। उसमें चाणक्य भी है। एनडीटीवी ने तो सबका एक पोल का सार पोल साफ पोस्ट दिखाया, लेकिन चाणक्य है और इस तरीके के कई हम देख रहे हैं। टाइम्स नाउ का है, न्यूज़ 24 चाणक्य का है। इसी तरीके 2-3 एग्जिट पोल तो 300 के आसपास ही आंकड़ा दिखा रहे हैं। और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, विश्लेषक अभिरंजन कुमार ने तो सबसे ज्यादा नंबर बीजेपी को दे दिए हैं। 300 या 315 में प्लस माइनस का कुछ आंकड़ा है, लेकिन वो 315 का आंकड़ा दे रहे हैं। मुझे लगता है देश में सर्वाधिक आंकड़ा अभिरंजन कुमार जी ने दिया है। इन सभी के बीच आज देर शाम अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के मुख्यालय लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्ता के दुरुपयोग का सीधा सीधा आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगाया। अखिलेश यादव ने खुलकर कहा कि योगी का प्रमुख सचिव मतलब मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के तमाम जिला अधिकारियों को फोन करके ये कह रहा है
कि जहां जहां आपको लगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार रहा है, जहां जहां आपको लगे कि प्रत्याशी हार रहा है, वहां मतगणना स्लो कर देना। अखिलेश ने जिला अधिकारी पर भी, बनारस के जिला अधिकारी पर, कौशल राज शर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाए, ईवीएम की हेराफेरी का आरोप लगाया। कौशल राज शर्मा सीधे अखिलेश यादव के उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। सीधे वाराणसी चलते हैं, कौशल राज शर्मा को सुनते हैं। पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे, वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे तो उसी समय उनको 1 घंटे पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये भी निर्णय ले लिया गया है। इन लोगों का आरोप है सर कि गाइडलाइन का वायलेशन किया गया, उल्लंघन किया गया। गाइडलाइन का जो पालन होता है वो पोल्ड ईवीएम के लिए होता है। पोल्ड ईवीएम के लिए गाइडलाइन के पालन कल सारे कराए गए थे, जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह सारी की गई थी। आज जो मशीनें निकाली गई हैं उसमें अगर गाइडलाइन का कोई भी उल्लंघन हुआ होगा तो उसकी जांच के लिए हमने एक सीनियर मजिस्ट्रेट को नामित कर दिया है। वो सारे आरओ हैंडबुक से गाइडलाइन चेक कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ होगा तो प्रशिक्षण के लिए जो भी ईवीएम निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनको सब चीज़ों को बताना चाहिए था कैंडिडेट्स को, अगर ये पालन नहीं हुआ तो डेफिनेटली उनकी कार्रवाई होगी। जी, जो ईवीएम पकड़ा गया, जो लोग पकड़े हुए, क्या उसमें ओल्ड ईवीएम था या ट्रेनिंग के लिए जा रहा था? जो पोल्ड ईवीएम है, मेरे पीछे स्ट्रॉन्ग रूम है, उसी में सील्ड है। कई लोगों के इंस्पेक्शन शाम से लेकर अब तक इसमें कराए जा चुके हैं, उनकी संतुष्टि कराई जा चुकी है। कई कैंडिडेट यहाँ से जा भी चुके हैं। जिनकी संतुष्टि नहीं हुई है उनको हम लोग दोनों की अलग अलग लिस्ट सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो पोल्ड ईवीएम थी उसकी पूरी हार्ड कॉपी उनको दी जा रही है, और जो ये मशीनें हैं 20, इनके नंबर नोट करा के उनको मिलान करा दिया जा रहा है कि ये वो वाली ईवीएम नहीं है जो पोलिंग में गई थी। पोलिंग वाली ईवीएम अंदर बंद है और किसी भी प्रकार से इन दोनों में कोई भी लेना देना नहीं है आपस में। जो पार्टी जो समर्थक हैं वो लगातार हंगामा भी कर रहे हैं और तमाम तरह के आरोप हैं उनके। उनका कहना है कि पीछे से तोड़ के और इधर से हमने जाके देखा। इसमें कितनी सत्यता है? तमाम तरह के जो आरोप दिन में यहाँ पे स्क्रूटनी थी और सारे कैंडिडेट खुद ही आए थे, हम भी मौजूद थे, ऑब्जर्वर भी मौजूद थे। उस समय भी जितने लोगों ने कहा था तो स्ट्रॉन्ग रूम का चारों प्रकार से इंस्पेक्शन कराया गया था। पीछे की दीवारें जो पीछे के गेट को पैक की जाती हैं वो सारी दीवारें दिखाई गई थी। उसमें भी डबल स्टेज की प्रोटेक्शन है। पीछे पूरी दीवार चुनवा के दरवाजे बंद किए गए हैं। उसके पीछे अंदर से पूरी की पूरी शटरिंग के बाद जो प्लाईवुड है उसको भी पूरा ठोक के बंद किया गया है। जब स्ट्रॉन्ग रूम सील हो रहे थे तब भी दिखाया गया था, और आज भी जिनकी आपत्ति थी उनको दिखा दिया गया है। वो पीछे की दीवार भी चेक करा दी गई है। अभी कुछ और लोगों की अगर आपत्ति बाकी है तो उनको भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई दीवार में ब्रीच नहीं है। जो गोदाम है वो यहाँ से बहुत दूर है। इन दीवारों के पीछे भी सीआरपीएफ घूमती है, वो बैरिकेडेड है, वो बंद है। किसी प्रकार से दीवार तोड़ के कोई भी ईवीएम वहाँ से नहीं निकाल सकता। अभी जो प्रत्याशी वो संतुष्ट हो गए? संतुष्ट है प्रत्याशी, क्योंकि प्रत्याशियों के अलावा काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। प्रत्याशियों के अलावा पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको भी यहाँ बुलाया गया है और उनको भी बताया गया है अब सब प्रत्याशियों को हम ला रहे हैं। और जिस की संतुष्टि करानी बाकी है हमने कहा है आधे घंटे में सब यहाँ आ जाएं और पूरा मिलान उनके सामने करा दें। ऑब्जर्वर्स को भी सूचना दे दी गई है और उनकी प्रेजेंस में भी सारी की सारी लिस्ट का मिलान करा दिया जाएगा। के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा को आप सुन रहे थे। ये वो तस्वीरें हैं, वो सीधे लाइव तस्वीरें हैं। ये लगातार जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो 2 ट्रक बता रहे हैं कि भाग गए हैं। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि 3 ट्रकों में ईवीएम कहीं ले जाई जा रही थी और इसका कहीं हिसाब किताब या किसी प्रत्याशी को सूचना नहीं थी कि ये ईवीएम कहां ले जाई जा रही हैं। जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं। अखिलेश यादव ने बाकायदे चुनाव गाइडलाइंस को पढ़कर सुनाया पत्रकारों को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की ताकीद की, बताया कि वास्तव में जो व्यवस्था है उसके तहत जब अगर कहीं भी ईवीएम किसी दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से और किसी दृष्टि से मूव की जाए तो जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी उनको कम से कम विश्वास में लिया जाना चाहिए या उनकी जानकारी में होना चाहिए। लेकिन इस मसले पर जानकारी नहीं दी गई। 3 ट्रक ईवीएम जो जा रही थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन,
अखिलेश यादव का आरोप था, उन्हें संदेह था कि ये वोटेड मशीनें हैं, ना कि एम्प्टी हैं, खाली हैं। जैसा कि बनारस के जिलाधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग वाली हैं, इनमें वोट नहीं पड़े हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई ये जो मेरे पास सूचना है ये वोटेड हैं, वोटिंग बाकायदे इनमें कैद है, मतदाताओं ने जो अपना मत दिया इनमें कैद है और इन्हें मूव किया जा रहा था। वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर वोटेड नहीं है तो केवल प्रशिक्षण के लिए हैं तो 2 गाड़ियां लेकर लोग भागे क्यों? ये बड़ा सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं और बहुत गंभीर आरोप उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो बनारस का जिला अधिकारी है वो बेईमानी पर उतारू है, घपला कर रहा है। कौशल राज शर्मा जिन्हें हम सुना रहे थे उन पर सीधा आरोप लगाया। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वही जिला अधिकारी है, जब हम सरकार में थे, हम मुख्यमंत्री थे, तो इस जिला अधिकारी को हमने मुजफ्फरनगर में पोस्ट किया था। और ये भी उन्होंने कहा कि मैंने किसी की सिफारिश पर पोस्ट कर दिया था, समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने सिफारिश की थी। तो उन्होंने इस तरह से चीज़ों को बताया कि ऐसा लगा कि ये जिला अधिकारी पहले भी इस मतलब बहुत उनके गुड बुक में नहीं थे। लेकिन मुजफ्फरनगर पूरे दंगे के दौरान हम लोग सब गवाह हैं कि कौशल राज शर्मा पूरे दंगे के दौरान और बाद तक काफ़ी दिनों तक वो मुजफ्फरनगर में रहे और उसके बाद कानपुर जैसे नगर के जिलाधिकारी बने। तो कुल मिलाकर आज परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे सीधे ब्यूरोक्रेसी पर खुला आरोप लगाया है, वोटों की चोरी का आरोप लगाया, चोरी करवाने का आरोप लगाया है, डीएम पर वोटों की चोरी करवाने का आरोप लगाया है। और जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के उन पर जिला अधिकारियों पर नाहक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। और वो कह रहे हैं कि भाई प्रमुख सचिव है, डीएम की क्या औकात जिलों की, जब प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री इस बात को कह रहा है कि भाई जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, हार रही है, वहां पर आप वोटिंग जो गिनती है वोटों की वो स्लो कर दीजिएगा। हमें याद पड़ता है बिहार का चुनाव, इसी तरीके के आरोप तेजस्वी यादव मतगणना के दिन लगातार लगा रहे थे कि यहाँ वोटिंग जो वोट काउंटिंग है वो बहुत स्लो हो रही है, इस वजह से जानबूझकर वहाँ हेराफेरी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई प्रत्याशियों को हरा दिया गया बहुत क्लोज फाइट में। तो अखिलेश यादव इन पूर्व बिहार जैसे आरोप लगा रहे हैं जैसे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाए थे। ये पूरा घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प रहा। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने 2 बड़ी चेतावनियां दी। इसके बाद अखिलेश यादव के बाइट सुनाएंगे, फिर इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का ये आखिरी चुनाव है। गौर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद लोकतंत्र नहीं बचेगा इस देश में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपको नौजवानों को क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति से भी अब लोकतंत्र आप ले पाएंगे, जैसे आज़ादी में हम लोग लड़े थे। ये बात कह रहे हैं। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों किसानों का आह्वान किया कि हम लोग तो कार्यकर्ताओं से निगरानी करा ही रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों ने वोट पोल किया है बेरोजगारी के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, उस वोट की रख लीजिए, ये आखिरी मौका है। बहुत बड़ी बड़ी बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। ये सारी चीजें इसे विपक्ष इसे सत्ता पक्ष किस तरीके से लेता है, लेकिन जो उनकी शारीरिक भाषा थी, साथ में उनके अलायंस पार्टनर ओम प्रकाश राजभर भी थे, और राजभर ने भी कहा कि जहां जहां उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं सुभाषपा के, वहां ये कोशिश हो रही कि राजभर और उनके प्रत्याशियों को हरा दिया जाए अखिलेश के साथ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हमें भी हराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कर रही है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया, कहा कि 47 सीटें ऐसी थी पिछले बार जो भारतीय जनता पार्टी 2017 में 5000 या उससे कम अंतर से जीती थी। तो ये जो 4-5 हजार का आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण होता है सरकार बनाने और बिगाड़ने में। अखिलेश यादव अपने पार्टी के नेताओं और सहयोगियों के साथ चुनाव आयोग भी गए और वहां भी इस बात की शिकायत की कि ईवीएम की सुरक्षा की जाए, वोटों की चोरी उत्तर प्रदेश की सरकार करा रही। बहुत गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। अखिलेश यादव को सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी
हारे वहाँ पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी हार हुई है, 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। अगर आपको ईवीएम्स, तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अखिलेश यादव लोकतंत्र का जो खतरा इसे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब आपको क्रांति करनी पड़ेगी लोकतंत्र वापस लाने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद उस पार हमारे साथ देश के जाने माने तमाम वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे और उनसे जो ये एग्जिट पोल तो हुआ, उसके नतीजे सामने हैं, उसको लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू है, उसको लेकर आरोप भी लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं परसेप्शन बनाया जा रहा है, लेकिन ईवीएम से कौन जीत रहा है, ईवीएम से किसकी सरकार बन रही है? ये तो एग्जिट पोल की सरकार है आज तक, 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जो देश के जाने माने पत्रकार हैं वो ईवीएम से किसकी सरकार की संभावना जता रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser. See you in soccer. Yes!
हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। ब्रेक से वापस आ गए। बड़ी महत्वपूर्ण बात ब्रेक के दौरान हमारे एक साथी ने कही कि भाई जिलाधिकारी बनारस इस बात को बता रहे हैं कि भाई ये तो पोल ईवीएम अलग रखी हुई है, वो स्ट्रांग रूम में बंद है, और ये जो ट्रेनिंग वाली ईवीएम है जो जिनको पकड़ के पॉलिटिकल पार्टी के लोग हल्ला मचा रहे हैं, समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ब्रेक के दौरान हमारे एक सहयोगी उठा गए। वो कह गए कि भाई ये कौन सी ट्रेनिंग है? मतगणना और मतदान की ट्रेनिंग तो महीनों पहले से चलती है। अब जब 2 दिन बचे हैं गणना के, 1 दिन बचा है बीच में गणना के, तो ये कौन सी ट्रेनिंग कलेक्टर साहब दिलवा रहे हैं? इस पर उनकी कलेक्टर साहब की शारीरिक भाषा भी बहुत कुछ कह रही है। अब हम जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल जो हमारा आज कार्यक्रम है कि जो एग्जिट पोल आ गए हैं उनमें तमाम बीजेपी को बहुत भारी अंतर से विजय दिखाई जा रही, सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन देश में अगर सर्वाधिक सीटें किसी ने दी हैं तो जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार ने बीजेपी को दी है 315 के आसपास, जहां तक मेरा ज्ञान है। वो जरा सुनाया जाए अभिरंजन जी ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के सभी 7 चरण पूरे होने के बाद मैंने अपना आखिरी अनुमान जारी कर दिया है। इसके मुताबिक राज्य की 403 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 315 ± 20, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 65 ± 15 और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तथा अन्य सभी दलों को 23 ± 5 सीटें मिलेंगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मंथन का रूप, थोड़ा सा स्वरूप आज हमने हल्का सा बदला है देश परिस्थिति के अनुसार। तो अब हमारे साथ सीधे अभिरंजन कुमार जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। देश के जाने माने पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। हमारे साथ सदैव जुड़ने वाले और हमें सदैव समय देने वाले बिलाल सब्जुवारी, राजनीतिक विश्लेषक, देश के जाने माने जुड़ गए हैं। आलोक भदौरिया जी, देश के जाने माने पत्रकार, देश विदेशों में तमाम जगह आलोक जी ने काम किया, तमाम न्यूज़ चैनलों, अखबारों में संपादक रहे वरिष्ठ पदों पर। और हम सबके पत्रकारिता के पुरोधा, पितामह अजय कुमार जी जुड़ गए हैं, जिनको हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, उनकी स्टोरी, उनकी कहानियाँ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। और साथ ही ईटीजी रिसर्च से दिव्य प्रकाश जुड़े हैं, चुनाव विश्लेषक हैं और चुनाव आंकड़े। दिव्य जी बहुत स्वागत के न्यूज़ पर। बहुत शानदार पैनल हमारे साथियों ने कहा है और हमने निवेदन किया था आज अपने सभी वरिष्ठ साथियों से। लगभग सारे लोग मुझसे करियर में भी और तमाम वरिष्ठ पदों पर रहे, तो जाहिर सी बात सभी हमारे, लगभग सभी लोग हमारे वरिष्ठ ही हैं। अभिरंजन जी के पास सीधे जाएंगे। अभिरंजन जी, देश में आपने सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी, और अभी अखिलेश यादव कहते कि जो एग्जिट पोल हैं ये परसेप्शन बना रहे हैं ताकि जो भी घपला, चोरी, हेरा फेरी की जाए उसको एग्जिट पोल बाकायदे एक तरीके से वो इशारा कर रहे हैं, जिसको बार बार गोदी मीडिया कहते हैं दिल्ली के कुछ बहुत बड़े पत्रकार। तो उसी गोदी मीडिया का काम वो बता रहे हैं कि भाई ये बाकायदे परसेप्शन बनाया जा रहा है ताकि जनता उंगली ना उठाए, यानी पब्लिक में कोई विद्रोह जैसी बात ना आए, भाई भाजपा ने बेईमानी कर ली। अभिरंजन जी, देखिए, अखिलेश यादव जी की बातों में विरोधाभास है दुर्गेंद्र जी। आप ये देखिए कि जब तक ओपिनियन पोल कई सारे उनके फेवर में आ रहे थे तब तक ये मीडिया गोदी मीडिया नहीं था, तब तक वो ओपिनियन पोल उनको सुहाने लग रहे थे। कुछ चैनलों के एग्जिट पोल जो है उनके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, तो अब वो मीडिया गोदी मीडिया हो गया और उनको लग रहा है कि परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि अखिलेश यादव जी जो ये आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप
अगर देखा जाए तो एक किस्म से जब भी कोई हारने वाली पार्टी होती है ना, तो इस तरह के आरोप वो लगाती है। और आज तो परिणाम से पहले का दिन है, 2 दिन पहले हम बात कर रहे हैं, 1.5 दिन पहले हम बात कर रहे हैं। परिणाम आने के बाद जो पार्टी हारती है उसके बाद तो और निश्चित रूप से ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ती है। ये एक परंपरा सी बन गई है हमारी राजनीति के अंदर। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जिस डीएम की वो बात कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं इतने सारे, अखिलेश यादव जी तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने उसको सिफारिश पे रखा था। आपने बताया, अगर मैंने ठीक से सुना है तो अखिलेश यादव जी के हवाले से आपने ये कहा, ठीक बाकायदे बाइट है उनकी, उन्होंने कहा इस बात को, सिफारिश पे रखा जी। हाँ, अब आप सोचिए किसकी सिफारिश पे रखा, क्यों सिफारिश पे रखा? इसका मतलब आप किस तरह से सरकार चलाते थे, किस तरह से आप अफसरों की अपॉइंटमेंट करते थे, किस तरह से आप अफसरों का ट्रांसफर करते थे, किस तरह से आप अफसरों को किसी जगह पर पोस्टिंग करते थे। तो आप खुद जो है अपनी पोल खोल रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि चूंकि मैं ऐसा करता था तो ये सरकार बदल गई है, ये भी उसी तरह से कर रही है। तो अखिलेश यादव जी की बातों में देखिए विरोधाभास है। अब मैं आता हूं अपनी बात पे, तो देखिए मैंने 315 प्लस माइनस 20 का दुर्गेंद्र जी दिया है जी। और ये मैंने आज से नहीं दिया है, ये परसेप्शन बनाने का टीवी चैनल और सर्वे कंपनियां काम करती हैं, मैं ये बात मानता हूं, क्योंकि उनको बड़े बड़े ठेके मिलते हैं जी, लाखों करोड़ों का बारह न्यारा होता है जी। और इसमें सभी पार्टियां शामिल होती हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि ये केवल एक ही पार्टी शामिल होती है। अगर गोदी मीडिया सो कॉल्ड है तो एक दूसरा मीडिया भी है जो सड़कों पर माइक लेकर घूम रहा है, यूट्यूब पे चैनल चला रहा है। इस पर नाराज मत होइए, हम लोग इस पर चर्चा आगे कर लेंगे, अभी मुद्दे पर आ जाते हैं। नाराज मत होइए, इस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो दोनों तरह के मीडिया हैं। हाँ, हम तो 4 महीने पहले से ये चीजें कह रहे थे जी, और हम ग्राउंड रियलिटी के आधार पर कह रहे थे दुर्गेंद्र जी। आप अगर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर देंगे जी, आप अगर आंख बंद कर लेंगे दिन में, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो रात का वक्त होता है। दिन में आंख बंद कर लेने के बावजूद दिन ही रहेगा वो। तो आप जमीनी हकीकत से आप मुझे बताइए 2017 के बाद 2022 में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बदल गई हैं जिसके कारण की जो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 42% के वोट प्रतिशत से नीचे गिरकर 10, 15, 20% नीचे गिर जाए और ये जो 22% पे थे 2017 में, ये ऊपर उठ के 45% पे पहुंच जाएंगे। भाई सरकार कब बनेगी? सरकार तो तभी बनेगी ना जब आप खुद कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी टक्कर में नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी अगर टक्कर में नहीं है समाजवादी पार्टी के नैरेटिव के मुताबिक ही, तो ये बाइपोलर मुकाबला है। मुकाबला फिर जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। तो जब 2 पार्टियों के बीच में मुख्य मुकाबला है तो फिर तो आपको जो है 40% के आसपास मैच होगा। कांटे का मुकाबला तो 40% के आसपास जाके होगा ना फिर, कि भारतीय जनता पार्टी भी 40-42% के आसपास रहेगी और आप भी 40-42% के आसपास रहेंगे। और अगर क्लीन स्वीप आप करना चाहते हैं और आप दावा कर रहे हैं कि आप क्लीन स्वीप करने वाले 300 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी को 30% पे आना पड़ेगा, 25% पे आना पड़ेगा, जहां पर आप खड़े थे 2017 में, और आपको वहां पर जाना पड़ेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी 2017 में, यानी आपको 40-42% पे जाना पड़ेगा। तो कोई मुझे ये बताए कि 2017 से लेकर 2022 में ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी 40-42% से नीचे गिरकर 25-30-35% पे आ जाएगी। बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी जो है 22% से बढ़ के बड़ा सवाल है, 45% पे चली जाएगी। अभिरंजन जी ने बड़ा सवाल किया है। अभिरंजन जी ने बड़ा सवाल किया, माफी के साथ में आपके पास आता हूं दोबारा। अभिरंजन जी, बड़ा सवाल किया है आपने कि ऐसा कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं, सामाजिक परिस्थितियां क्या बदल गई, ये बड़ा सवाल है। इस बीच एक और लगातार व्हाट्सएप पर एक बीजेपी का जो एक तरीके से कहिए कि आत्मसात उसने कुछ करके रखा, उसने कुछ आंतरिक, ये कहा गया है, तमाम हमारे भी व्हाट्सएप पर आया कि बीजेपी जो एक सेल्फ असेसमेंट किया है, जैसे बड़े बड़े संस्थानों में कहा जाता है, हम लोगों को भी कहा जाता था कि भाई संपादक जी करें, उससे पहले जरा अपना आकलन खुद कर लीजिए आप कि आप कहाँ पर खड़े हुए करके भरिए, उसके बाद संपादक जी कहेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो उसी तरीके का सेल्फ असेसमेंट भारतीय जनता पार्टी ने अपने संपादक के लिए किया होगा। वो एक घूम रहा है चारों तरफ, उसमें भी 255 सीटें वो अपने को दे रहा है और लॉस दिखा रहा है, विन दिखा रहा है 255 और लॉस 158।
और अभिरंजन जी ने 300 पार कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने 300 पार कर दिया है। अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, तमाम आपने देखे, कुछ लोग, ये सारे सर्वे हमारे स्क्रीन पर हैं, जो भी आप देख रहे हैं, कहीं आप कुल मिला के एक बार मैं बता देता हूँ कि जो एबी का सर्वे है वो आप 240, 228 से 240 बता रहा है। इसी तरीके से ईटीजी जिसके हमारे सहयोगी बैठे हैं दिव्य प्रकाश जी, 230 से 255 कर रहा है। के न्यूज पीपुल्स पल्स 225 से 240 के बीच बता रहा है। कुछ 298, 293, 300 के आसपास टच करते कई ऐसे हैं। जो एक्सिस है 288 से 326 तक दिखा रहा है, 288 से। इसी तरह सी वोटर एबीपी का हमने बताया, टुडे चाणक्य का भी 300 के आसपास दिखा रहा है। मतलब ये 2-3 हैं जो अभिरंजन जी और 2-3 लोग ये 275, 313 की गणित कुल मिलाकर बता रहे हैं। और एनडीटीवी ने हमेशा की तरह अपना पोल का महापोल करके वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनवा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई बस वही कुल मिलाकर 217-18 के आसपास है। लेकिन देश बंधु का जो सर्वे है वो बता रहे हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी 228 से 244 सीटें पा रही है और भारतीय जनता पार्टी 134 से 150 सीटों पर सिमट रही है। कांग्रेस 1 से 9 और बहुजन समाज पार्टी 10 से 24। ये सब कुछ आंकड़ा सभी ने देखा होगा और सभी को सारी चीज़ें पता भी हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हाँ, ये माफ़ कीजिएगा, ये एनडीटीवी जो पोल का महापोल किया वो भी 240 सीटें दे रहा है यूपी में। तो अजय जी, अभिरंजन जी ने कहा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां बदल गई। आप बहुत उत्तर प्रदेश घूमे, हम आज चाहते हैं कि जो हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी कोई एक नतीजा निकाल कर दें। मैं तो बहुत अकिंचन हूँ, लेकिन आप लोग बहुत दिग्गज लोग हैं और एक्सपर्ट भी हमारे साथ बैठे हैं दिव्य, तो वो भी कुछ प्रकाश डालेंगे चीज़ों पर। अजय जी। दुर्गेंद्र जी, पहले तो मैं एग्जिट पोल करने वालों का आभार व्यक्त जी, और जिन्होंने बढ़त दिखाई है उनको भी बधाई देता हूं, और जो सत्ता में आने से रह गए उनके एग्जिट पोल में उनको मैं सांत्वना देता हूं। लेकिन एक चीज है, अभी हमारे मित्र ने अपना एग्जिट पोल बताया 300 से ऊपर, ये याद आ रहा है 2017 जी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें मिली थी जी, 312 जी, 2017 में। मोदी मैजिक चल रहा था उस समय जी, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था 2017 में, आप ध्यान रखिएगा। जी, केशव मौर्य और सारे लोग थे लेकिन चेहरा नहीं थे जी। क्या 2017 से भी बहुत अच्छी स्थिति इस बार भारतीय जनता पार्टी की हो गई? अगर आम जनता से पूछें, सब में पूछें, तो कहीं न कहीं उतनी स्थिति नहीं है जो 2017 में। अब मैं 2017 से ही शुरू करता हूँ, मेरा आधा मिनट का। देखिए, 2017 का जो इलेक्शन हुआ था वो पहला फेज था मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। 2013 में वहां बड़े पैमाने पर दंगा हुआ और दंगे में जाट पीटा गया था, मारा गया था, गुर्जर पीटा गया था और दलित पीटा गया जी। और जिन्होंने दंगा किया था, जो मारने वाले थे, वो एक वर्ग विशेष के लोग थे। और उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आजम खां एक हैसियत रखते थे और उस समय के मुख्य सचिव थे जावेद उस्मान। एक वर्ग विशेष को बहुत सहायता वहां पहुंचाई गई थी, जबकि पीड़ित परिवार को नेग्लेक्ट किया गया था, पलायन पर। ठीक बात है। उसका एक जो वहां से करंट चला था 2017 में, जो 2014 में भी चला था, क्या वो करंट, माफ करिएगा, आज 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा? मैं समझता हूं उतना नहीं रहा होगा। पलायन का मुद्दा भी वहां उठाया गया, वहां पर मस्जिद और आपका चार दीवारी, वो सारी जो है शमशान और कब्रिस्तान, वो सब उठाया गया, लेकिन उतना चला नहीं। लेकिन वही मुद्दा जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी तक आया तो विकास में कहीं राशन और शासन, कहीं महिलाओं का मुद्दा, वो मुद्दा खत्म हो गया। फिर ये बुलडोजर आता गया कि हर जगह, हर क्षेत्र में, हर चरण में कहीं ना कहीं मुद्दे बढ़े और
जब यहाँ आ गया आपका पूर्वांचल में तो जातीय मुद्दा आ गया। सारे मुद्दे इस बार थे और इस बार योगी जी चेहरा थे, पिछली बार चेहरा नहीं थे। योगी जी थे तो योगी जी के विरुद्ध भी एक जात विशेष कह लीजिए या मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण वर्ग का कहीं न कहीं मन में कुंठा व्याप थी, आमने हो सामने हो न हो। लेकिन इस स्थिति में 312 अगर आ रही हैं तो मैं एक चीज कहूंगा कि योगी जी इस बार मिथक तोड़ रहे हैं। उन्होंने एक मिथक तोड़ दिया कि नोएडा जो मुख्यमंत्री गया वो 4 महीने 5 महीने बाद हट जाता था, ये मिथक योगी जी ने तोड़ दिया। और अगर ऐसा है इतनी बम्पर सीटें आ रही, थम्पिंग मेजॉरिटी आ रही, तो मैं कह रहा हूँ कि एक मिथक वो यह भी तोड़ देंगे कि 1947 से लेकर के 2012 तक 2017 तक कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार रिपीट नहीं हुआ। लगातार मैं कह रहा हूँ लगातार, बीच में 6 महीने का राष्ट्रपति शासन रहा, 1 साल का रहा, लेकिन लगातार चाहे वो संपूर्णानंद जी रहे हों, चाहे गोविंद बल्लभ पंत रहे हों, सीबी गुप्ता रहे हों, तो लोग कमला पत्र में फिर हुए। तो देखिएगा आप, तो कहीं भी उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि एक मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार रिपीट नहीं, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी, वो एक अलग बात। लेकिन अब आइए कि मुद्दों पर चुनाव हुआ। एग्जिट पोल में हम तो कहते हैं कि 72 घंटे इन एग्जिट पोल वालों ने नींद हराम कर दी लोगों की। अरे पहले तो एग्जिट पोल होते नहीं थे, 72 घंटे आप नींद हराम कर दी। बेचारे अच्छे खासे 7वें चरण के बाद थोड़ा नहाते, गंगा जी घूमने जाते, मंदिर जाते, उसी शाम आपने एक एग्जिट पोल दे दिया। सबकी तो नींद आपने हराम कर दी बेचारों की। अरे भाई 7 तारीख की जगह 10 तारीख तक रुक जाते, जो परिणाम आपके सामने आ सकता है वो एक अलग बात। लेकिन आज अखिलेश यादव एक बात कही, मैं उससे सहमत नहीं हूं और वो अच्छा कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि पूरे चुनाव भर आप देखिए अखिलेश यादव संयमित रहे हैं, रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने MY से भी अपने को दूर रखने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने परिवारवाद का भी दूर रखा। कहीं केवल एक बार अगर भोपाल को ले गए होंगे, कहीं तो 1-2 बार अपने पिताजी को ले गए। इन सबसे दूर रहा और पेशेंस नहीं खोए। लेकिन आज उन्होंने जो पेशेंस खोया, मैं समझता हूँ उनको कहीं किसी ने या तो कहा है या उनकी कहीं ना कहीं से पता है। उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए था कि क्रांत कर दी, उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए था कि यह आखिरी चुनाव होगा। ठीक है, आप नेता पढ़ रहे हैं, अच्छे लीडर के रूप में आप हुए हैं और अच्छी अच्छी बातों का आपने सार्वजनिक रूप से संयमित होकर के जवाब दिया। कहा है क्यों कहा क्या है, लेकिन अब जहां तक DM वाराणसी की बात है, उनको भी इस समय संयम बरतना चाहिए था। कोई आवश्यकता नहीं थी, चाहे वो खाली EVM हो या कुछ हो। इस समय एड मूवमेंट पर शिफ्ट करने की आवश्यकता थी, और अगर शिफ्ट करना था तो ओपनली बुला करके सारे पार्टियों को भाई ये है, इसकी शिफ्ट करने की आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन से भी ठीक बात है, ठीक बात है। अजय जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई अखिलेश यादव जी, आपने पूरे चुनाव भर संयम बरता। अब आपको ये नहीं कहना चाहिए कि लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र तो अंतिम दम तक जिंदा रहेगा। अब मुझे नहीं कोई खतरा लग रहा है कि भारत में लोकतंत्र पर खतरा है। ठीक है, चुनाव होते हैं, हार जीत होती है, हो सकता है आप जो कुछ कह रहे हो उसमें आंशिक रूप से कई बातें सच भी हों। मैं ये भी नहीं कहता, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन कम से कम इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए। निश्चित तौर पर परहेज होना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जो सवाल अभिरंजन जी ने उठाए हैं, जो उसके आसपास जो बातें कही हैं अजय कुमार जी ने, आलोक जी के पास जाएंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। स्वाद नहीं मिलता है, बहाने भाई करता है, कितना बहाना, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है।
चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशुआहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। ब्रेक से लौट रहे हैं, अब सीधे आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम इस चुनाव को काफ़ी करीब से देखा भी है और विश्लेषण भी किया है। आलोक जी का विश्लेषण थोड़ा लोगों से अलहदा रहता है। आलोक जी, कुल मिलाकर जितने ये एग्जिट पोल हैं, ये एग्जिट पोल आ गए, लेकिन एग्जैक्ट पोल का क्या अनुमान है? आपने कोई अनुमान लगाया है या आपको क्या लग रहा है कि क्या जो ईवीएम से किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, क्या ट्रेंड नजर आ रहा? सरकार तो जनता ने बनाई और ईवीएम में कैद कर दी। एक पहला सवाल ये। दूसरा सवाल कि जो अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी शारीरिक भाषा को लेकर अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें। देखिए, दो चीजें हैं। आपका तो क्या कोई लहर थी? अगर हम लोग एग्जिट पोल पर अगर बात करें तो हम लोग को सबसे पहले होना चाहिए कि अगर अब 202 में सरकार बनती है और तमाम एग्जिट पोल कोई किसी को 250 दे रहे हैं, कोई 300 दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर हम 250 और 300 पे अगर जाते हैं, यानी 202 से काफी ऊपर, तो आप ये मान करके चलिए कि कोई ना कोई तो लहर होगी जी। अभी तक पिछले चुनावों में कहीं तो ये बात नहीं आ रही है कि कहीं सपा के पक्ष में कोई बहुत जबरदस्त लहर चल रही है या भाजपा के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है जी। अब हमको कुछ चीजों के सवाल हैं जिनका जवाब मेरे पास भी नहीं है। मैं भी उसका एक अंदाज और उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहा हूँ, मनन नहीं कर पा रहा हूँ। एक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर काफी बड़ा होता है, इसमें लोकसभा की 80 सीटें हैं, 400 से ऊपर जाता है। आखिरी चरण में उनको बनारस से क्यों अलग कर दिया गया? बनारस की प्रचार सामग्री से उनको किया गया जी। क्या ये कहीं बताता नहीं है कि भाई किए जा रहे कहीं ना कहीं जो बात को मैं दोहराऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है या सपा की सरकार नहीं बनने जा रही है। मैं इस तरीके के आकलन पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मेरा मानना है कि मुद्दा कौन सा चला। अब एक चीज और महत्वपूर्ण है, अगर हम लोग 2012 से अगर 2017 के बीच में अगर देखें तो 1% के करीब लगभग, एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो करीब 1.2% ज्यादा मतदान हुआ था 2012 के मुकाबले 2017 में जी। 2012 में था 59.5% और 2017 में था 61.2%। तो जब भी ज्यादा मतदान होता है ये माना जाता है, अभी तमाम आकलन आए कि ज्यादा मतदान हमेशा विपक्ष को जो चुनौती देता है
उसके लिए ये फायदे का सौदा होता है और उसकी सीटों की संख्या बढ़ती है। ठीक, अब 2022 पे आ जाइए। 22 पे ये घट करके आ रहा है 0.94%, 1% से थोड़ा कम हो रहा है 2017 के मुकाबले। अगर इस आधार पर अगर हम विश्लेषण करें तो सपा की चुनौती थोड़ी सी कुछ कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। हम केवल परसेंटेज के आधार पर वोटों को करें, क्योंकि जब 2017 में जब 1.2% वोट बढ़ा था तो भाजपा को बहुत ज्यादा सीटें का फायदा हुआ, लगभग 265 सीटें उसको ज्यादा मिली जी। अब सवाल यह है कि हम लोग ये पहली बार इलेक्शन में मौका आ रहा है। 2017 में उम्मीदें थी, काफी उम्मीदें थी। 2014 को जो उम्मीदों का जो मोमेंटम शुरू हुआ था वो 2017 तक पूरी शबाब में था जी। और नोटबंदी भी हो चुकी थी। नोटबंदी का हालांकि बाद में उसको रेफरेंडम भी बोला गया, तो लेकिन उसका क्या था, नोटबंदी जो की गई थी वो इसलिए की गई थी कि एक नया भारत, एक नया सपना, एक नया था कि सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या बाद में ये ऐसा हुआ? मैं आपको फिर बता दूं, भ्रष्टाचार कभी मुद्दा नहीं बनता है चुनाव में। केवल ये 2000 ये जो पिछला जो कांग्रेस का जो कार्यकाल था यूपीए वाला, सिर्फ इस कार्यकाल में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बना, नहीं तो अदरवाइज भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। मैं उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर बात कर रहा हूँ, दिल्ली की नहीं बात कर रहा मैं, मतलब दिल्ली में विधानसभा की, मैं वहां की नहीं बात कर रहा। अब सवाल ये है कि जब उत्साहहीनता के शिकार है, पहली बार सबने माना कि इस बार बहुत उत्साह नहीं दिखा, तब अगर उत्साह नहीं दिखाई दिया तो अब सवाल खड़ा होता है कि कौन सी पार्टी अपने लोगों को ज्यादा मतदान कराने में सफल जी। की बात है कि जो कैडर बेस्ड पार्टी होगी उसका ज्यादा होगा, लेकिन अगर जो विरोध हो रहा तमाम जगह ये आया था कि गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध कुछ ज्यादा मौजूदा जो विधायक थे या उनके लोगों को झेलना पड़ा। अगर वो उनमें सच्चाई थी तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई न कोई तो असर आएगा। सरकार देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि 202 में बन जाती है, तो मैं 250 और 300 के आंकड़े पे मैं नहीं जाता कि वो किसको क्या मिलेगा। सवाल है कि कोई ना सत्ता विरोधी ना सत्ता पक्ष में लहर थी। अब सवाल ये कि आगे अब होना क्या है। मैंने ये भी कहा था कि देखिए मुसलमान और यादव बड़े शांत है, इस बार कोई नहीं बोले, इन्होंने कोई एग्रेसिव टोन पूरे चुनाव में नहीं अपनाया, ना सपा ने अपनाया। तो ये है कि एग्जिट पोल का नतीजे में आप समझ सकते हैं कि कहाँ मामला जाएगा। एक लाभार्थी, आपने पिछली बार भी आपने ये बात कही थी कि लाभार्थी का बहुत बड़ा योगदान है, बिल्कुल होगा। जहाँ पर जो कम आय वाले जो हमारे जो जिले हैं वहां पर निश्चित तौर पर इसका असर होगा, क्योंकि 4.71 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन यूपी में दिया गया था, 14 करोड़ 71 लाख को। तो जाहिर सी बात है कि इनमें से तमाम का एक होता है। भारतीय एक संस्कृति रही है कि चलो कोई दे रहा है उसको भाई चुकाने में क्या, उसको वापस ही करने में क्या दिक्कत है, रिटर्न गिफ्ट समझ लीजिए एक तरीके से। और रिटर्न गिफ्ट कोई नई नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाजपा ने कोई ये नया फॉर्मूला इजाद किया है। 2009 में जब कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी तो उसमें मनरेगा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक माना गया। अब आपका दूसरा जो सवाल का जो हिस्सा है कि अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा, देखिए जब भी कोई सत्ता विरोधी, मतलब जो सत्ता को जो चुनौती दे रहा होता है, जो चैलेंजर जो पार्टी होती है, वो हमेशा नौकरशाही पर दबाव बनाती है। ये दबाव बनाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ये सारी बातें कही गई हैं कि अवनीश प्रमुख सचिव ने एक ऐसा डीएम को ये सब दिया, फोन पे मैसेज दिए, ये सब दिए। स्वाभाविक है, देखिए जब शासन होता है तो वो अपने तरीके से मैसेज देते हैं, लेकिन क्या स्लो काउंटिंग से आप क्या नतीजा करना चाहते हैं? आप एक ये साबित करना चाहते हैं कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं झोल है, बड़े स्तर पर झोल है। हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा एक सवाल खड़ा होगा। चुनाव आयोग ने एक ऐसा है कि ये ईवीएम पर सवाल पिछले 10 सालों से उठ रहे हैं, गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं, तमाम नेताओं ने उठाए, तो क्या उस सवाल के लिए बेहतर नहीं होता? पिछली बार एक मांग की गई थी कि आप जो वीवीपैट की जो गिनती है उसकी जो संख्या होती है, जो भी आप सैंपल लेते हैं उसको डबल कर दें जी। अगर आप डबल कर देंगे तो ये शंका हमेशा के लिए निर्मूल हो जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों नहीं किया? बात केवल ये इस मौजूदा भाजपा के निजाम की नहीं है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, उससे पहले भी उठी है, लेकिन ये कभी भी नहीं की गई डबल। तो सवाल है कि आपको शंका को दूर करने का काम तो ये संस्थानों का है, वो तो होना चाहिए।
अब तीसरा हिस्सा जो एक और है कि डीएम क्या करते हैं और डीएम की कैसे पोस्टिंग होती है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कैसे भी किसी की डीएम की कैसे पोस्टिंग होती है और किसी को सेवा विस्तार क्यों दिया जाता है। अब आप देखिए, इतना बड़ा देश है, क्या सेवा विस्तार के लिए आपको वही अधिकारी मिलते हैं कि जो साल 2 साल के लिए आप उनको लगातार सेवा विस्तार देते चले जाते हैं? क्या संपूर्ण नौकरशाही पे आपको कोई भरोसा नहीं है कि आपका जो सक्सेसर है वो और इफेक्टिव काम कर सकता है? ठीक बात। उदाहरण के तौर पर मेट्रो हमारे रिटायरमेंट के बाद में, चूंकि बहुत ही पहली बार कोई काम हो रहा था, तो श्रीधरन जी ने मेट्रो चलाई, उनको कई सेवा विस्तार दिए गए। आज श्रीधरन जी बाद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़े वो। हाँ, चुनाव भी लड़े, आज भी अलग बात है। अब लेकिन उनके जाने के बाद में मंगू सिंह ने देखा, मंगू सिंह ने भी चली ना मेट्रो, क्या नहीं चली? क्या भारत के तमाम इलाकों में नहीं गई? अब मंगू सिंह जी को फिर आप विस्तार दे रहे हैं, तो क्या मंगू सिंह जी के जो बाद आएगा, क्या उस समय मेट्रो का निर्माण धीमा हो जाएगा? बिल्कुल क्या ठीक बात मेट्रो की कार्यकुशलता पे फर्क पड़ेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं आलोक जी, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण सवालों पे आपने 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु रखे। बिलाल साहब के पास आएंगे। बिलाल साहब मुस्कुरा रहे हैं, बिलाल साहब के मन में कुछ बहुत सारी बातें चल रही हैं। 2-3 दिनों से हमारा इनका आमना सामना नहीं हुआ है। बहुत स्वागत बिलाल साहब। ये इतना सर्वे में इतना ज़्यादा समाजवादी पार्टी को नीचे दिखाया गया है, या जो भी नतीजे आए हो सकता है कि ये परिणाम जो हैं इसके आसपास हों, और जो भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत देख रही है। आप पश्चिम में काफ़ी घूमे हैं, पश्चिम की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति लगातार आप बताते रहे हैं, ये नतीजे क्या कह रहे हैं, और क्या जो ईवीएम का नतीजा आएगा, यानी जो ईवीएम से सरकार बनेगी, क्या ये नतीजे उलटफेर होंगे? ये बड़ा सवाल है आपसे। देखिए दुर्गेंद्र जी, अभी तक मैं डिबेट जो सुन रहा था उस डिबेट में जो सबसे टर्निंग पॉइंट है वो एग्जिट पोल के नतीजों से उत्पन्न हुई सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि किसी को भी कोई परेशान होने की जरूरत है या घबराने की जरूरत है। इलेक्शन फेयर एंड क्लियर है, और जहां तक सवाल जो लोकतंत्र के अंदर जो राजनीतिक पार्टी हैं, जो उसके स्टेक होल्डर होती हैं, उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, वो सवाल खड़े कर सकती हैं। लेकिन मेरे को इसमें कहीं बेईमानी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। उसका मैं एक आधार देना चाहता हूँ, तर्क देना चाहता हूँ। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि ये एग्जिट पोल के माध्यम से, और ये परसेप्शन समाज में तैर भी रहा है कि इस एग्जिट पोल इसलिए कराया गया ताकि वो बेईमानी को जस्टिफाई करा सके। मैं इसको तार्किक रूप से स्वीकार नहीं करता। अगर भारतीय जनता पार्टी को बेईमानी करनी होती तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को पूरी तरह डिविजनली तोड़ दिया था, 40% तोड़ दिया था, तो एग्जिट पोल के जो नतीजे ममता बनर्जी के अगेंस्ट जा रहे थे, तो अगर बेईमानी होती ईवीएम से तो वहां करती भारतीय जनता पार्टी। तो बेईमानी भारतीय जनता पार्टी को, मैं ये नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से कोई बेईमानी कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर पार्टी तोड़ के कुछ काम करती है या विधायकों को तोड़ के कुछ काम करती है, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर ये कहना कि ईवीएम के माध्यम से बेईमानी हो जाएगी, तो एक्सपेरिमेंट कर्नाटक में भी कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश में भी कर सकती थी, और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने माधवराव सिंधिया को तोड़कर पार्टी अपनी सरकार बनाई। और जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी के अगेंस्ट जाके 40% पार्टी तोड़कर चुनाव लड़ा था, बहुत ही चैलेंज के साथ चुनाव लड़ा था, वहां पर बहुत ज्यादा 1-to-1 रिफ्ट हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। अगर भारतीय जनता पार्टी को बेईमानी करनी होती ईवीएम के माध्यम से, तो भारतीय जनता पार्टी पहली बेईमानी पश्चिम बंगाल करती 1 साल पहले, या फिर बिहार में करती, या फिर गुजरात में करती, जहां क्लोज कॉन्टेक्स्ट था। तो मैं इस अवधारणा को पूरी तरह नकारता हूं कि आज ईवीएम के माध्यम से कोई बेईमानी हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये एक परसेप्शन है, जिस परसेप्शन पर दोनों पार्टियां खेल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये परसेप्शन कि वो ईवीएम के माध्यम से एक अपनी हार को जस्टिफाई करना चाहती है, या वो बेईमानी कर ले वो जस्टिफाई हो जाएगी, ये भी एब्सोल्युटली गलत है। देखिए, ईवीएम के माध्यम से आज की तारीख में कोई बेईमानी हो सकती है, बार बार साबित हो चुका है, और किसी पक्ष को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो नतीजे आएंगे वो स्पष्ट रूप से साफ होंगे। इस चीज पर डिबेट हो सकती है
कि जो मुद्दे हमें नजर आ रहे थे उन मुद्दों को हमने बिलाल साहब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हमने आपसे किया था, बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा, फिर ब्रेक से आएंगे तो फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी बार बार कह रहे हैं ब्रेक ले लीजिए। तो जो अब बिल्कुल ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल आपसे है कि क्या ये नतीजे उलट सकते हैं? बिलाल साहब, क्या कहती है अंतरात्मा? आप घूमे हैं, आप तमाम जगह देखे हैं, क्या लग रहा है? जी, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं दुर्गेंद्र जी। देखिए, जो मुद्दे हमें नजर आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही हमने आपके साथ मोर देन 25 डिबेट्स में उसका आकलन किया। लेकिन अगर कोई चीज अंडर करंट है जिसको हम भाप नहीं पा रहे हैं, तो वो लाभार्थी योजनाएं हो सकती हैं। उसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 19 करोड़ प्लस है, और उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो गरीबी का प्रतिशत है 19 करोड़ का, वो 37% है। उस आधार पर आप देखे जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 7.5 करोड़ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो इन 7.5 करोड़ लोगों जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, अगर इनको हमें सुविधा मिली है, इनको राशन पानी मिला है, इनको कोई आर्थिक सुविधा मिली है, और ये अंडर करंट के फॉर्म में काम किया है, तो आंकड़ों में यकीनन तब्दीली हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं। अगर ये अंडर करंट नहीं है तो फिर वही बात साबित होगी जिस चीज का हम आकलन आपके सामने रेगुलर आपके माध्यम से कर रहे हैं, जो ओपन मुद्दे हैं। ठीक बात है, बिलाल साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग मुद्दे भाप ना पाए हों, क्योंकि अब रंजन जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अब तटस्थता वाली पत्रकारिता बची नहीं है। अब एक तरफ पक्ष वाले माइक लिए खड़े हैं, एक तरफ विपक्ष वाले लिए खड़े हैं। अब पत्रकार कहाँ हैं ये ढूंढना बहुत मुश्किल है, हम आप ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं बहुत क्षमा के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इस देश में पत्रकार हैं, तो मैं किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, मेरी औकात भी नहीं है कि मैं उनको कटघरे में खड़ा करूं। लेकिन ये बात जो अभिरंजन जी ने कही है, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि वास्तव में इसीलिए शायद यही वजह है जो बिलाल साहब ने कहा कि शायद हम भाप ना पाए हों। वो बहुत जिम्मेदारी से बिलाल साहब कह रहे हैं कि भाई वो हो सकता है कि हम लोग भाप ना पाए हों, लेकिन ये तो बात सही है कि भाई पक्ष विपक्ष जैसे चुनाव लड़ रहा है वैसे पत्रकार भी हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो दिव्य प्रकाश के पास जाएंगे। दिव्य प्रकाश और उनकी टीम ने बहुत गहराई से सर्वेक्षण किया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्क मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्क मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि भाई अगर कोई लहर, बिलाल साहब ने कहा था कि अगर कोई लहर
या कहीं लाभार्थी जो है, कहीं उसने ये जो लाभार्थी वाला मसला है ना, जो ये वर्ग है बीजेपी ने जो क्रिएट किया, अगर ये ज़्यादा काम कर गया हो तो हो सकता है हम लोग ना भाग पाए हों। तो क्या बीजेपी जो एग्जिट पोल है उसमें क्या बीजेपी को एग्जैक्ट की तरफ ले जाने के लिए कौन से वो जो तत्व थे, वो कौन से तत्व काम कर रहे हैं? ईटीजी रिसर्च हैदराबाद से हमारे सहयोगी हैं दिव्य प्रकाश, वो जुड़ गए हैं। दिव्य प्रकाश लगातार बने हुए हैं, सारी डिबेट को सुन रहे हैं। दिव्य जी, आपका जो रिसर्च है वो 230 से 245 कह रहा है बीजेपी को, वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से अवयव हैं, वो कौन से तत्व हैं जो बीजेपी को बहुमत के करीब ले जा रहे हैं? क्योंकि फील्ड पर तो विपक्ष की रैलियों में बहुत भयंकर भीड़ उड़ रही थी, बेरोजगार नारे लगा रहे थे, तमाम लोग, कई ऐसी जगह खबरें आई कि जनप्रतिनिधि दौड़ाए जा रहे थे। दिव्य, देखिए, हमने 230 से 245 सीट भाजपा गठबंधन को दिया है, लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमने भाजपा गठबंधन के लगभग 70-75 सीट कम दिए हैं पिछले चुनाव के मुकाबले। तो हम उन दोनों मुद्दों को बताएंगे, दोनों पक्ष की बातें बताएंगे, क्या भाजपा के पक्ष में काम कर रही थी, क्या भाजपा के विरोध में काम कर रही थी हमारे सर्वे के दौरान। बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना के समय जो बदहाली थी और छुट्टा पशुओं की जो समस्या थी, लोगों का मानना था हमारे सर्वे में कि ये जमीन पे एक ज्वलंत समस्या की तरह उभर रही थी। लेकिन साथ ही साथ भाजपा के पक्ष में जो चीजें जा रही थी उसमें जो लाभार्थी तबका है, जिसको राशन मिल रहा है, जो गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी कोरोना के बाद बिताने में जूझ रहा था, इसके साथ साथ महिला सुरक्षा, जो कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बार बार उभार कर दिखाया है कि महिला आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। कानून व्यवस्था पर जिस तरह से काम किया, किसी भी माध्यम से काम किया गया हो, इनकाउंटर के मामले से, लेकिन कानून व्यवस्था मानी जा रही है कि आज यूपी में पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के मुकाबले बेहतर थी। और इसी मुद्दे को बार बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रैलियों में, अपनी चुनाव सभाओं में उठाया भी है। इन सब मुद्दों के कारण भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने में और आराम से बनाने में सफल हो जाएगी। लेकिन जो चीजें उसके खिलाफ जा रही हैं, जो कि मैंने पहले बताया, उसके कारण उसे सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी, चूंकि ये 2 कॉर्नर फाइट था, इस चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण उतना नहीं चला है जितना जातीय समीकरण चली है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर आए जितने नेता थे वो अति पिछड़ा वर्ग के सारे वोटों को अपने साथ लेकर आ गए हैं। जब एक नेता दिव्य, क्या कोई इस तरह का कोई आप इनपुट दे पाएंगे हमारे दर्शकों को? जैसे अजय जी ने कहा कि ब्राह्मण योगी को मानता था कि ठाकुरवादी सरकार चला रहे हैं वो, और एक दिन एक इंटरव्यू में एक अखबार की बहुत बड़ी संपादक उनसे कह दिया कि हाँ, मैं छत्री हूं, मुझे गर्व है। ये फैक्टर कहीं छत्री फैक्टर और एंटी ब्राह्मण जो योगी के लिए परसेप्शन बनाया गया, ये फैक्टर कहीं काम करते नजर आए वहां पे? देखिए, बिल्कुल जो ब्राह्मण समुदाय है, जो ब्राह्मण जाति है, वो भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से थोड़ी खफा है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि ब्राह्मण समाज के पास विकल्प क्या था। 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी एक मजबूत विकल्प की तरह उभरी थी और हमने देखा था कि ब्राह्मण समाज ने बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। लेकिन इस चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं भी टक्कर में नहीं थी। टक्कर सीधा भाजपा और सपा के बीच था और ब्राह्मण खफा होने के बावजूद, दुखी होने के बावजूद उन्होंने फिर से भाजपा का ही दामन मुख्यतः थामा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मणों का रुझान बिल्कुल नहीं है। एक सवाल और थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर जाते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ब्राह्मण, ऐसा तो नहीं कि योगी के खिलाफ परसेप्शन बनाया गया हो कि भाई 4 ब्राह्मण नेताओं के काम काज नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण खपा है, ब्राह्मण नाराज है। भाई एक ये भी परसेप्शन आया कि जो टेनी महाराज थे उनको कितना पैसेज दिया गया सरकार में, तो इसी योगी सरकार में दिया गया। नहीं, योगी महाराज चाहते तो ठोक कर बंद कर देते उठाकर, लेकिन बंद किया गया और रास्ता भी दिया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे के ब्राह्मण उतना नाराज ना रहे हो, चबूतरे पर बैठकर महफिल सजाने वाले ब्राह्मण उतने नाराज ना रहे हो? क्या इस तरीके कोई फैक्टर या ब्रेकअप दे पाएंगे बीच में कहीं? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो आम जनता है, जो आम ब्राह्मण जनता है, वो आज भी भाजपा के साथ है। हाँ, कुछ जनता छिटकी है, 20-25% हम मान सकते हैं कि वो कांग्रेस के साथ या बसपा के साथ या सपा के साथ भाजपा को हराने के लिए छिटकी है। लेकिन आज भी 70 से 75% ब्राह्मण जनता यूपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर खड़ी है। छत्री मतदाता बड़ा अहम है। अगर मौर्य, कुशवाहा, कुर्मी के बड़े नेता, जातियों के नेता अखिलेश के साथ लामबंद हो गए, वहां से गोल बंद हो गए, तो
कहा जा रहा है कि छतरी इंटैक्ट हो गया। वीर बहादुर सिंह के बाद उसने मान लिया कि योगी आदित्यनाथ हमारे नेता हैं और दबा के वोट दे दिया छत्रियों ने। क्या ये बात कहां तक नीचे आपको दिखी दिव्य? देखिए, बिल्कुल हम बार बार इस चुनाव में कह रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण पर जातीय समीकरण ने काम किया है, लेकिन हम ये बात नहीं भूलनी चाहिए, उतनी ही मजबूती से बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने और यादवों ने इस बार पूरी तरह समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो जब ये नैरेटिव क्रिएट होता है कि मुसलमानों ने एकमुठ होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, तो जो क्षत्रिय या जो ऊपरी हिंदुओं में तबका है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तो ये चीज बिल्कुल काम की है और जो अपर कास्ट हिंदू वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से इस चुनाव में देखा जा सकता है। ठीक बात दिव्य प्रकाश, ठीक बात, बड़ी अहम जानकारी आपने दी। अब हम अजय कुमार जी के पास चलते हैं। लगभग 50 सालों से देख रहे हैं, लगभग जितनी हमारी उम्र होगी उसके आसपास से पत्रकारिता कर रहे हैं अजय जी, और तमाम तरीके के मुख्यमंत्रियों और तमाम तरीके के लोगों को देखा है। तमाम इनकाउंटर देखे, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, माफिया राज, मतलब क्या नहीं देखा उत्तर प्रदेश में अजय जी ने। अजय जी जो दिव्य कह रहे हैं जातियों का समीकरण, क्या वो काम कर पाया? आपने वो देखा? दूसरा बात, जो हाफ इनकाउंटर हुए, जो टांग में टखने में गोली मारी गई, क्या वो भी एक मुद्दा था? जैसे दिव्य ने कहा कि आवारा पशुओं का, कई बार हमारी विलाल साहब की चर्चा भी हुई कि बुल और बुलडोजर, मंथन में हमने कई बार इस बात को कहा कि बुल और बुलडोजर बड़े मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, और अंत में बुलडोजर बाबा ने कहा कि मैं बुलडोजर बाबा हूं, स्वीकार कर लिया। तो क्या इस तरीके की स्वीकारोक्ति और जो ये मुद्दे हैं, इनकाउंटर क्या महिला सुरक्षा का प्रतीक रहा है? जो सुरक्षा का मसला, चाहे महिलाओं को लेकर हो चाहे आम आदमी को लेकर हो, चूंकि अपराध की पत्रकारिता में बहुत लंबा अनुभव भी आपको है जी। हाँ देखिए, बिल्कुल सही है, और ये अगर आप कहें तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी राज में अपराधों पर नियंत्रण हुआ। छोटे मोटे अपराध छोड़ दीजिए, हत्या या और लूट इस तरह के, लेकिन जो हीनियस क्राइम होते थे, जो बड़े बड़े माफिया रहते थे, उन पर बहुत लगाम लगी है और वो डरे रहे। वो जो सामूहिक और संगठित रूप से अपराध होते थे, बहुत कमी आई उसमें निश्चित रूप से। और महिला सशक्तिकरण, जिस तरह से शुरुआती दौर में वो मजनुओं को पकड़ने वाला और सारी चीजें योगी जी ने चलाई एंटी योगियों, उसका भी बच्चियों और महिलाओं पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और महिलाओं में सबसे बड़ी बात यह है, जो राशन उनको मिला है, मैं जगह जगह गया देखा तो उन्होंने कहा नहीं, हमें राशन मिल रहा है और हम मिलता रहे। लेकिन कहीं कहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अभी तो मिल रहा है, चुनाव बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा इसमें संशय है। कुछ ने यही कहा कि 4 महीने 3 महीने से पेट्रोल के दाम नियंत्रित हैं और 10 तारीख के बाद अचानक बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें मन में लोगों के रही है, लेकिन कानून व्यवस्था, प्रशासन जिसको कह लीजिए, और राशन, इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिला है, कई जगह तो ऐसा रहा, मैंने देखा आपने लखनऊ में पश्चिमी क्षेत्र में एक चौक में महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने अपने पतिपात को नहीं माना है जी। और उनके साथ जो और महिलाएं गई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो वोट दिया है और राशन खाया है तो वोट दिया। तो ये रहा है। अब कितनी सीटें आती हैं, क्या एग्जिट पोल का है, ये तो सब 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन सत्ता में कौन आता है कौन नहीं आता है, ये सब 10 तारीख को पता चलेगा। हम लोग आकलन करते रहें, लेकिन एक आकलन पे मैं थोड़ा सा अभी भी, कि 2017 जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इस बार नहीं थी। तब 312 सीटें इनको मिली थी, आज 312 से ऊपर पहुंच जाएं और सहयोगी दलों की भी मिला। अजय जी, आप मानते हैं कि क्या है 300 क्रॉस करेंगे? अजय जी, 300 या 300 के पार जाएंगे, ऐसा मान रहे हैं आप? जो जमीनी स्थिति और जो एग्जिट पोल को मैच कर पा रहे हैं कहीं आप? नहीं, मैं क्षमा करेंगे, हालांकि कोई मैं बहुत पक्का नहीं हूँ, लेकिन जहां मैं ग्राउंड लेवल पर गया हूँ और जिस तरह की नाराजगी भी लोगों में देखी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो और चाहे वो और वर्ग हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर कि 300 पार भारतीय जनता पार्टी नहीं, हाँ 200, 250, 250 तक मेरा अपना आकलन है। ठीक बात, और आकलन पे है। ठीक बात। 300 पे मैं अभी भी
मेरा मन नहीं कहता, ईश्वर चाहे, मैं तो कहता हूँ कि बाबा की कृपा हो और गोरखनाथ धाम की कृपा हो कि योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बदले और वो मिथक तोड़े। अखिलेश जी को भी आशीर्वाद दे दीजिए अजय जी, आप तो पितामह हैं, पत्रकारों के हम लोगों के पितामह हैं। अखिलेश जी को भी आशीर्वाद दीजिए। बिलाल सब्जुआरी साहब, जो बातों से बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें निकली हैं, अजय जी ने बड़ी गूढ़ रहस्य बताया। अभिरंजन जी मुस्कुरा रहे हैं और आलोक जी अभी बीच में ही हैं। वो आलोक जी कुछ कहना नहीं चाहते, बिल्कुल बचा के निकलना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना खंबा बचा के। तो वो कह रहे हैं भैया हम सीटें उटे ना बताएंगे, बिल्कुल बीच में ही चलेंगे कि मुद्दों पर बात करेंगे। बिलाल साहब ये बताइए, 300 यूनिट बिजली फ्री, अजय जी ने कहा कि राशन का मुद्दा सभी लोग कह रहे हैं, अभिरंजन जी भी कह रहे हैं कि भाई जो लाभार्थी था, आपने भी वो बात कही लाभार्थी कहीं चल गया हो, वो कह रहे हैं कि मैं पूरी जिंदगी, जब तक समाजवादी पार्टी सरकार रहेगी, जिंदगी यानी सरकार की जितनी जिंदगी रहेगी, अखिलेश ने वादा कर दिया कि भाई 5 साल तो दूंगा ही, और जितनी बार मेरी सरकार लाओगे मैं राशन मुफ्त में दूंगा, बिजली 300 यूनिट दूंगा, महिलाओं को 33% आरक्षण दूंगा, नौकरियों में 3 साल राहत दे दूंगा। क्या ही बातें नीचे तक पहुंच नहीं पाई? या लोगों को ना नौकरी चाहिए, ना बिजली मुफ्त चाहिए, ना राशन चाहिए, केवल बुलडोजर बाबा चाहिए? देखिए, इन सभी मुद्दों पर हमने बड़े विस्तार से बात की है दुर्गेंद्र जी, और आप इसके गवाह भी हैं। एक कार्यक्रम में मैंने आपको ये भी कहा था कि दोनों समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, या दोनों के गठबंधन के बीच में 5-6% का वेरिएशन है। एक प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा था जी। और उस प्रोग्राम में ये भी कहा था मैंने कि अगर गठबंधन ने अपने आप को ऑफेंसिव होकर नहीं लड़ा तो ये 6% का मार्जिन कवर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चुनाव टोटली बाइपोलर है, इस पर सभी सहमत है। तो 50-50% का पर्चा दोनों को मिला है, जिसमें अगर एग्जिट पोल को अगर आधार मान ले, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, अगर एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग ड्राइव करें तो उस 50% के अंदर भारतीय जनता पार्टी 40% कवर कर रही है और समाजवादी पार्टी 35% कवर कर रही है। समाजवादी पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस 21% या 22% से बढ़ाकर 35% ले गई, 14% की बढ़ोतरी की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 50% से गिर के 40% पर आई है, तो वहां डाउनफॉल है, इधर बढ़ रहा है। तो दोनों बाइपोलर के अंदर जो समाजवादी पार्टी है वो विपक्षी खेमे में बढ़ी है, और भारतीय जनता पार्टी का वो वोट जो बैंक है वो 40% से नीचे नहीं आया अकॉर्डिंग दिस एग्जिट पोल। तो ये जो डिफरेंस है 5% का, यही अंतर तय करेगा एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग। और अगर एग्जिट पोल नहीं साबित सही होता तो वही बातें साबित होंगी सही जो हम आपको ओपनली कहते आ रहे हैं कि तालाब में मछलियां ज्यादा नजर आ रही हैं और जाल फेंकने पर मछलियां जाल में आती। क्या बिलाल साहब हमें आप बता सकते हैं कि क्या ये उलट भी सकता है? क्या 1% आपको आशंका है, संभावना है इस बात की कि उलट भी सकता है? बिलाल साहब बहुत जल्दी। देखिए, इस चीज को नहीं नकारा जा सकता कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एग्जिट पोल हैं, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी को निकाला जाए तो 50% एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। और पश्चिम बंगाल का एक लेटेस्ट उदाहरण आपके सामने सभी लोग दे रहे हैं। लेकिन अंडर करंट जो चीज होता है उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, वही निर्णायक स्थिति पैदा करता है। अभिरंजन जी, बिलाल साहब कह रहे हैं कि जो अंडर करंट है उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने अंडर करंट पकड़ लिया है तभी 300 पार आप ले जा रहे हैं। वो क्या आधार है आपके सर्वे का? वो क्या आधार है, क्या मजबूत आधार है जो भारतीय जनता पार्टी को बम्पर सीटें दे रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सवाल है आपका दुर्गेंद्र जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में आने के लिए लहर की जरूरत नहीं है। कारण ये कि 2017 में वो गठबंधन के साथ 42% वोटों पे खड़ी थी। 2019 में उसने उसको इम्प्रूव किया, लोकसभा चुनाव में 52% पे पहुंचे, 50% अपना, 2% गठबंधन सहयोगियों का। तो वो 42 से 52% के बीच में खेल रहे हैं। और जो उनको मजबूत करने वाले मुद्दे हैं, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, और हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला भारत में कौन सी है? उत्तर प्रदेश है। अयोध्या वही है, मथुरा वही है, काशी वही है। अयोध्या में मंदिर बन गया, काशी में कॉरिडोर बन गया, मथुरा का मुद्दा उछल चुका है। अब आप ये सोचिए, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, महिलाएं मान रही है इस चीज को, लाभार्थी वर्ग है। अच्छा,
2017 में केवल नरेंद्र मोदी का नाम था। 2022 में क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी का भी नाम है और योगी का भी चेहरा है। तो आप कहीं से ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले फैक्टर अधिक है, उसको कमजोर करने वाले फैक्टर कम है। कम करने वाले फैक्टर जिनकी चर्चा अभी पैनलिस्टों ने की है वो ठीक है, किसान आंदोलन रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, थोड़ा सा कोरोना की दूसरी लहर रही है, थोड़ी सी महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे रहे हैं थोड़े से, लेकिन जब पब्लिक वोट डालने के लिए जाती है ना, तो वो 4 मुद्दों के बीच में संतुलन और समन्वय बनाकर फैसला करती है। किसी एक मुद्दे पर कि नहीं मुझे आज टमाटर जो है 4 रुपया किलो महंगा मिला है तो मैं बीजेपी के खिलाफ वोट डाला हूं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको अपनी बहन बेटी को भी देखना है कि क्या बाजार में जाते हुए कोई सीटी तो नहीं बजा रहा, कोई दुपट्टा तो उसका नहीं खींच रहा है, कोई छेड़ तो नहीं रहा। कई बार जो है ना ये मुद्दे भी बड़े हो जाते। तो मुझे एक चीज बताइए, हिंदुत्व की गेंद, मेरी एक थ्योरी है जिस पर मैं लगातार कायम हूं कि इस वक्त हिंदुत्व की गेंद दुर्गेंद्र जी भारत में ऊपर जा रही है और उत्तर प्रदेश में तो ऊपर जा ही रही है, क्योंकि आप देखो ना 2012 में 15% से 2017 में 42% तक और 2019 में 52% तक। अब जब तक ये गेंद नीचे जाती हुई दिखाई नहीं देगी, मैं कैसे मान लूं कि इनकी लहर जो है समाप्त हो गई है जी। और कोई एंटी इनकम, सारे जो लोग कंजर्वेटिव फिगर दे रहे हैं बीजेपी को, वो भी ये नहीं कह रहे कि एंटी इनकम्बेंसी है योगी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी वो भी नहीं मान रहे। तो भारतीय जनता पार्टी को पुराना प्रदर्शन बरकरार रखने के लिए या पुराने प्रदर्शन के आसपास पहुंचने के लिए लहर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस जगह पर हैं। अगर आप 100 रुपये की आमदनी करते हैं तो 100 रुपया खर्च करने के लिए आपको एक्स्ट्रा आमदनी की जरूरत नहीं है। आमदनी की जरूरत उसको होगी जो 30 रुपये कमाता है और उसको 100 रुपए के लेवल पर पहुंचने के लिए 70 रुपए चाहिए। तो जो लहर की जरूरत है वो समाजवादी पार्टी को है, और सभी लोग कह रहे हैं कि लहर तो कहीं दिख नहीं रही है। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर नहीं दिख रही है और बीजेपी को लहर की आवश्यकता नहीं है। तो आप इन बातों को समझिए। और मुझे तो, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हिंदुत्व, चाहे आप महंगाई को मुद्दा बनाएं, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएं, कितने भी मुद्दे बीच में ले आए, लेकिन हिंदुत्व भारत की राजनीति का, उत्तर प्रदेश की राजनीति का कोर मुद्दा बना हुआ है। हिंदुत्व वो वाला मुद्दा नहीं है कि आज मुझे जो है गैस सस्ता मिला और कल महंगा मिला तो मैं बदल लूंगा। हिंदुत्व जो है आत्मा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो लोग हिंदुत्व के मुद्दे के साथ जुड़ गए हैं, क्या वो इतनी आसानी से छिटक जाएंगे? वो इतनी आसानी से नहीं छिटकते। ये कुछ ऐसा फेविकॉल होता है ना जो आपको जोड़ देता है लंबे समय के लिए। तो हिंदुत्व के मुद्दे को आप नजरअंदाज मत करिए। जो लोग हिंदुत्व के नाम पर जुड़े हैं, जो लोग हिंदुत्व के नारे के साथ जुड़े हैं, वो इतनी आसानी से इनसे अलग नहीं होने वाले, खास करके तब जब जो विपक्षी, मुख्य विपक्षी पार्टी जिसको बताया जा रहा है, उसकी छवि मुस्लिम यादव पार्टी की बनी हुई है। कोई मुझे बताए कि मुस्लिम यादव पार्टी की छवि को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में ऐसे कौन से काम किए हैं, ऐसे कौन से मैसेज दिए हैं और ऐसा कौन सा उनका मैसेज जमीन तक पहुंचा है जो सभी जातियों और समुदायों के लोग उसको वोट देने के लिए चले आएंगे। तो आप जब एक पॉकेट की राजनीति करते हैं तो ये आपकी लिमिटेशन बन जाती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक इंक्लूसिव राजनीति कर रही है। मुस्लिम आबादी को छोड़ दीजिए, मुस्लिम आबादी में भी जो महिलाएं हैं, वो अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि वो उनके साथ जुड़ रही हैं धीरे धीरे। तो एक मुस्लिम आबादी को अगर फिर भी छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं की जो है इंक्लूसिव राजनीति कर रहे हैं। दलित को राष्ट्रपति बना रखा है, पिछड़े को प्रधानमंत्री बना रखा है। आपके उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए कि ठाकुर अगर मुख्यमंत्री है तो ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री भी तो है, मौर्य भी तो उप मुख्यमंत्री है। तो आप देखो इस तरह का जो एक आज किस जाति का नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जो कोई विपक्षी पार्टी कह देगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए तो मौर्य टूट जाएंगे, वो दारा सिंह चौहान आ गए तो वो टूट जाएंगे, फला आ गए तो वो टूट जाएंगे, ढिमका आ गए तो वो टूट जाएंगे। तो भाई आप ये समझो कि बीजेपी ने अपना जिस तरीके से विस्तार किया है और जनाधार उसका जिस तरीके से बढ़ा है, ये उस तरह के फ्रेजाइल वोटर्स नहीं है ना कि ठीक है एक जोश आ गया 17 में वोट दे दिया और थोड़ा सा जोश आ गया 19 में वोट दे दिया, अब 22 में बिना किसी रीजन के हम भाग जाएंगे। कोई कारण होना चाहिए ना। कोरोना की लहर थी तो कोरोना की लहर क्या विपक्ष शासित राज्यों में कमजोर थी क्या? महाराष्ट्र में और केरल में और दिल्ली में क्या हालात हुए किसको पता नहीं है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सब कुछ पता है। किसान आंदोलन ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन किसान आंदोलन ने जो नुकसान पहुंचाया है तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी तो हुई है। और जो किसान आंदोलन से नुकसान की बात केवल और केवल जो है जाट भाइयों के वोट के आधार पर कही जा रही थी, तो जाट भाइयों ने, सब लोग ईमानदारी से बताएं, समाजवादी पार्टी की सीट पर जाट भाइयों ने एक मुश्त जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया है?
राष्ट्रीय लोकदल की सीट पर उन्होंने वोट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सीट पर उन्होंने वोट नहीं दिया या कम वोट दिया। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा नुकसान इनको हो रहा है बीजेपी को, उसकी भरपाई वो राज्य के अन्य हिस्सों से तो कर ही रहे हैं। तो एक लहर है, और चुनाव से ठीक पहले मैं देखो इन मुद्दों को, जो जनता अयोध्या और काशी और मथुरा के मुद्दे पर पिछले 30 साल से वोट डालती चली आ रही है, 1989 से। आज आप कह देंगे कि 2022 में जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में कॉरिडोर बन गया, अब वो सारी हिंदू जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण अवलंब मिल गया है, बहुत महत्वपूर्ण दूसरा सहारा मिल गया है दुर्गेंद्र जी, कि वो दूसरी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। कई सारे सवाल हैं, छोटे से कार्यक्रम में देखो उनको एड्रेस करना संभव नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप ये याद रखिए कि किसी लहर की जरूरत नहीं है अपना पिछला प्रदर्शन बरकरार रखने के लिए या उसके करीब पहुंचने के लिए। लहर की जरूरत समाजवादी पार्टी को है, जो कहीं दिखाई नहीं देती है, सीधी सी बात है। 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो मैं अभिरंजन जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ समय हमें दे, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, विश्लेषण बड़ा जबरदस्त है। ये गागर में सागर ही भरने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास विश्लेषण का सागर है और हमारे पास एक छोटी सी गगरी। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अभिरंजन जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। आलोक जी, अभिरंजन जी की बातों पे कहीं ना कहीं आकर टिके हम लोग, या ओवरऑल जो परसेप्शन निकला है, एक तो पहली बात कि सभी ने लगभग ये मान लिया है कि भाई चाहे थोड़े ही बहुमत से आए। बिलाल साहब भी दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि एज बीजेपी को है, अजय जी भी इस बात को कह रहे हैं, दिव्य ने बात बता ही दी। अच्छा, बिलाल साहब भी कुछ शायद इससे नाइत्तेफाकी रखते हैं, इत्तेफाक नहीं है। बिलाल साहब आप बोल लीजिए, तब फाइनल कमेंट के आलोक जी के पास जाएंगे। दुर्गेंद्र जी, अभी तक मैंने ये साफ बात नहीं कही है, मैंने सिर्फ यही कहा है कि जो मौजूदा एग्जिट पोल है, अगर इसके अकॉर्डिंग ड्राइव करें सिचुएशन को, तब ये मुद्दे, चाहे वो लाभार्थी योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, तब ये अंडर करंट काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह का एग्जिट पोल आपको अभी भी उम्मीद है कि ये उलटफेर हो सकते हैं जो ये एग्जिट पोल हैं? देखिए, मैं आपको पहले भी बोला है कि प्रोबेबिलिटी एग्जिट पोल की 50% ही है। ठीक बात। आलोक जी, क्या हिंदुत्व उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा रहा, और क्या भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी के बाद एक उसी के आसपास का एक चेहरा योगी आदित्यनाथ इमर्ज कर रहे हैं? बड़ा अहम सवाल है आपसे। देखिए, 2 चीजें। सबसे पहले देश में हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात बनी थी, और उसके बाद इधर पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश को बना दिया गया है। अब सवाल है कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला में क्या क्या आपने प्रयोग किए। पहला प्रयोग एक नफरत का प्रयोग था, एक खास वर्ग के खिलाफ में एक नफरत किए गए, और वो नफरत के बड़े व्यापक पैमाने पे हुआ। अगर हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बातें करें तो आज से 5 साल नहीं, आज से 10 साल पहले भी एक लव जिहाद कर बड़ा जोर शोर से ये मुद्दा उठाया गया था, और ये फैला भी, काफी फैला था, लोगों ने महसूस किया, व्यापारियों से लेकर सबने महसूस किया, बात सही है, हुआ, ये काफी जगह फैलाया गया। लेकिन अब ये नहीं है कि हिंदुत्व तो आपका कितना चलेगा। सवाल ये है, हमको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि दुनिया के जो विकसित देश है, तो क्या वो किसी धर्म के सहारे विकसित है? क्या अमेरिका किसी धर्म के सहारे विकसित है? क्या चीन किसी धर्म के सहारे विकसित हुआ? फ्रांस किसी धर्म के सहारे विकसित हुआ? जापान किसी धर्म के सहारे विकसित हुआ? ठीक है कि वहां पर कुछ लोग ऐसे धर्मावलंबी हुए हैं कि वो अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन राष्ट्र की पहचान उस धर्म की वजह से तो नहीं। तो अब सवाल यह है कि हमारे धर्म की पहचान कहाँ है? धर्म की पहचान पे क्या है? पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है ये आप सब जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं जो धर्म के आधार पर, तो मैं इसलिए धर्म को मैं बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता, क्योंकि ये किसी व्यापक मानवता के विकास के लिए धर्म एक सहायक हो सकता है। धर्म कभी भी ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठ सकता। धर्म हमेशा एक सहायक है, एक कंट्रीब्यूटरी हो सकता है, कंप्लीमेंट्री हो सकता है, सप्लीमेंट किसी चीज को करेगा, लेकिन वो ड्राइविंग सीट पर धर्म को बिठाकर हम कभी आगे तरक्की नहीं करते। क्योंकि जब भी धर्म की बातें होती हैं, अगर आप 10 सालों की बात करें तो हमने हमेशा अतीत की बात की है। हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, ठीक है, चलिए बन जाइए, किसने मना किया? लेकिन क्या आपने एजुकेशन में आपने शोध के लिए बजट का प्रावधान किया? नहीं किया। फिर कैसे होगा? कैसे विश्वगुरु बनेंगे? तो सवाल है कि हमको आगे देखना है कि पीछे देखना है।
नंबर ये। एक तो आपका छोटा सा सवाल ये है, तो इसलिए मैंने हिंदुत्व के जवाब का तो मैंने एक ही दे दिया, संक्षिप्त जवाब दूंगा चूंकि आप टाइम कभी आप रन कर रहे हैं आगे। दूसरा जो एक आपने जो एक मुद्दा उठाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। कहां तक पहुंचेंगे हम, कहां जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था उत्साहहीनता का ये शिकार रहा है ये 2022 का चुनाव। तो उत्साहहीनता का जब भी शिकार रहा हो तो एक नए वोटर बढ़े, उत्साहहीनता का शिकार और नए वोटर बढ़े, तो जाहिर है कि अब उत्साहहीनता का परसेंटेज वो काफी आ रहा है। तो क्या जो युवा वर्ग जिन्होंने जोश में आकर पिछली बार भाजपा को वोट दिया था, क्या वो आज तक अभी भी इंटैक्ट है? क्या उनको रोजगार नहीं चाहिए? क्या उनको वो काशी और मथुरा और इसके कॉरिडोर से ही उनका काम चलेगा? और हमको ये कुछ चीजें समझनी चाहिए। देखिए, सत्ता में आ जाए अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल है कि उसके आगे क्या, आपका रोड मैप क्या है, विकास का रोड मैप क्या है? क्या केवल एक सड़क बना देना विकास है? बिल्कुल नहीं। आप विश्व में क्या बनना चाहते हैं? सप्लाई चेन की, ग्लोबल सप्लाई चेन का एक आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं? क्या बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक है, जो वर्ल्ड बैंक ने भी जो ये किया है, तो आपने कुछ शहरों को चुनकर कुछ पैरामीटर्स को आपने सुधार दिया, जिसमें से बिजली का एक आपका बिल का एक आपने कनेक्शन का किया कि बिजली का कनेक्शन आपको जल्दी मिल जाएगा, और रजिस्ट्री के आपने किया कि जल्दी हो जाएगा, ट्रांसफर का आपने किया जल्दी हो जाएगा। कुछ मानक आपने उठाए, कुछ इंडिकेटर उसमें पैरामीटर्स आपने उठाए, उनको आपने इम्प्रूव किया और आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ गए। सवाल है कि जितना आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़े तो क्या आप मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए? नहीं बन पाए। आपने कहा था कि मेक इन, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसमें केवल भाजपा का मैं दोष नहीं गिना रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब देश आगे बढ़ता है, मेक इन इंडिया को आपको आगे बढ़ाना था, आपका उद्देश्य था कि ये मैन्युफैक्चरिंग का ये हिस्सेदारी आपकी 15% होगी, क्या हुई? नहीं हुई। वजह ये है कि आपको अपनी प्रायोरिटी प्लेस करनी पड़ेगी। क्या हम विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाकर हम सबसे आगे बढ़ जाएंगे? अगर ऐसा होता तो अमेरिका ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अलावा एक और क्या बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकता था? बड़ी मूर्ति नहीं बना सकता था? नहीं बनाई। क्या चीन नहीं बना सकता है? चीन ने तो हमारे वो पटेल की मूर्ति के कपड़े वपड़े तो सब चीन से ही बन करके आए, उनकी मूर्ति का हिस्सा वाला। तो क्या उसने बनाया? नहीं। तो हमारा जो राइट पर्सपेक्टिव ये है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। आपने सोशल स्पेंडिंग क्या करी, सोशल सेक्टर के लिए स्पेंडिंग क्या करी, क्या आप बढ़ा रहे हैं? क्या आपने एजुकेशन के लिए बढ़ाया? क्या आपने हेल्थ के लिए बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। IMR, हमारे नवजात शिशु की मौत, हम कहाँ खड़े हुए हैं? भारत सबसे ज्यादा स्टंट नाटे लोगों का देश बनता जा रहा है, क्यों बनता जा रहा है? हंगर इंडेक्स में पीछे चलता जा रहा है, क्यों बनता जा रहा है? प्रायोरिटी क्या है? हमको ये समझना पड़ेगा। जब तक हम प्रायोरिटी नहीं समझेंगे, एग्जिट पोल और इन नेताओं की कथनी, अखिलेश के बयानी, वो बुलडोजर बाबा, प्रतीकों से देश का भला नहीं होता, हिंदुत्व से देश का भला नहीं होता, मुद्दों पर विकास करके भला होता है। हमको ये जानना पड़ेगा कि क्या हमने कितने पेटेंट बनाए? नहीं बनाए। कोरोना की बड़ी बड़ी चर्चा हुई, हमारे कई पैनलिस्ट ने कोरोना को लेकर, बदहाली को लेकर वो चर्चा बहुत की। मैं इसमें एक दूसरा एक एंगल देना चाहता हूँ, जिसको एंगल नहीं मतलब एक तथ्य को सामने लाना चाहता हूँ। अमेरिका में जिस समय जब ये चीजें हो रही थी, जो कोरोना वैक्सीन जो डेवलप हो रही थी, तो अमेरिका ने उसी से पहले करीब $3.5 अरब का 6 महीने के अंदर, शुरुआती 6 महीनों में जब वो विकास की प्रक्रिया के दौरान थी, जब वैक्सीन बनने वाली थी, तो उसने फार्मास्यूटिकल कंपनी को दी डेवलप करने के लिए। हमने क्या किया? हम आराम से बैठे रहे। हमने पहला ऑर्डर कब दिया? जनवरी में दिया, जब वो बनने जा रहा था। क्या हमने दूसरा ऑर्डर कब दिया? दूसरा ऑर्डर हमने मई में दिया। क्यों? इस सवाल का जवाब हमको ये समझना पड़ेगा, और जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं समझेंगे, मैं कभी भी एनकाउंटर को वाजिब नहीं ठहरा सकता, चाहे आप पैर में गोली मारे चाहे सिर में गोली मारे, क्योंकि मेरा मानना है कि न्याय व्यवस्था सर्वोच्च होती है और हर व्यक्ति का धर्म होना चाहिए, हर व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि वो न्याय प्रक्रिया का पालन करे, उसका आदर करे। आलोक जी, मेरे मूल प्रश्न का जवाब तो दे दीजिए कि क्या योगी क्या मोदी के बराबर कद के नेता धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं? उसके आसपास बराबर कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वालों को थोड़ा बुरा लग जाएगा कि भाई मोदी के बराबर मत लाओ, लेकिन क्या योगी एक भारतीय जनता पार्टी के नए उदय के रूप में देखा जा सकता है उनको? मैं इसको अभी कहना, इसके बारे में मैं अभी जल्दबाजी मानता हूं, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी देखा गया है और जो राष्ट्रीय स्तर पे भी महसूस किया गया, और उसका विश्लेषण करके आप पाएंगे
एक कॉरपोरेट की, एक पूंजी का रोल चुनाव में बढ़ता चला जा रहा है। क्या हम एक गेरुआ वस्त्रधारी को कर मल्टीनेशनल कंपनियों को क्या भारत में हम बुला सकते हैं? आज दुनिया में स्थिति ये हो गई कि हर देश को पूंजी चाहिए। क्या पूंजी ऐसे व्यक्ति के जरिए आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं मानता कि किसी एक धर्म पर चलकर आप ये कर लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े नफरत के आधार पर कभी भी पूंजी निवेश नहीं होता। आप कश्मीर की बात कर लीजिए। कश्मीर में आपने 370 हटाते वक्त आपने क्या कहा था कि वहां पर बहुत सारी वो होगा, लोग आएंगे, प्लॉट खरीदेंगे, विकास होगा। केवल 2 प्लॉट खरीदेंगे। विषय बहुत गंभीर आलोक जी उठा रहे हैं और इस बहुत गंभीर विषय है। इलेक्शन के बाद हम लोग इन मुद्दों पर अवश्य चर्चा करेंगे। बहुत गंभीर विषय है। मतलब कुल मिलाकर जो हमारे पैनलिस्ट थे उन्होंने नटसेल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि भाई देखिए मुद्दे चुनाव के हैं। अब रंजन जी ने कहा कि भाई ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला है और इतनी जल्दी आप कैसे, भाजपा को किसी लहर की जरूरत नहीं है। मोटे मोटे तौर पर बिलाल साहब को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि भाई जो एग्जिट पोल है उसके आसपास ही कोई नतीजे आने चाहिए, यानी कि लगभग बीजेपी सरकार बनाने की ओर है। हम ये जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कह सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में बड़ा उलटफेर होगा? क्योंकि पूर्व का इतिहास रहा है उलटफेर का। आखिरी सवाल और बिल्कुल चलते चलते दिव्य प्रकाश से पूछेंगे कि दिव्य, क्या उलटफेर हो सकता है? कभी कभी आप लोग जो सर्वे करते हैं क्या उससे उलट नतीजे आते रहते हैं? उस स्थिति में अपने आप को कैसे आप जस्टिफाई करते हैं, सर्वे को जस्टिफाई कैसे करते हैं? क्या आपके पास वो हथियार होता है जब आप कहीं ना सर्वे फेल कर जाता है? दिव्य, आखिरी सवाल है इस डिबेट का। देखिए 15 करोड़ से ऊपर लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगभग मतदान किया है और हमारा सैंपल साइज 1.5 लाख 2 लाख लोगों का होता है, तो मुमकिन है कि हमसे गलती हो जाए। लेकिन जब तक परिणाम नहीं आते हैं हम अपने एग्जिट पोल पे कायम रहेंगे और हमें इस बात पे गौर करना है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले विधानसभा चुनाव के 40-42% के आंकड़े से नीचे आ रही है। समाजवादी पार्टी अपने 22-23% के आंकड़े से बहुत ऊपर जा रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी अपने 20-22% के आंकड़े से नीचे आ रही है। तो इन सभी चीजों का हमें आकलन करना होगा। अगर ऐसा परिणाम सही में आता है तो हमारा अभी भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 250 के आसपास सीटें लाकर सरकार बनाएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम अपनी आत्मचिंतन करेंगे और फिर आपके सामने आएंगे। दिव्य का भी वैसा ही जवाब है जैसे पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद कोई चिंतन होता है, मंथन होता है, और हम भी ये कार्यक्रम मंथन ही कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार डिबेट रही और जिन लोगों ने हमारे करोड़ों लाखों दर्शक सुन रहे होंगे उनको भी बड़ा आनंद आया होगा, क्योंकि हमने देश के उन चुने हुए संपादकों को, वरिष्ठ पत्रकारों को आज आमंत्रित किया था, निवेदन किया था। अभिरंजन जी ने भी हमारा निवेदन स्वीकार किया, आलोक जी ने भी, अजय जी ने भी, बिलाल साहब ने भी और दिव्य ने भी हमारे न्योते को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अब हमारा ये खास कार्यक्रम मंथन का जो अंतिम सोपान है वो है चलते चलते। चलते चलते में हम बात करेंगे कि किस तरीके से, क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं और कैसे चीज़ों को हम लोग लेकर जाते हैं चुनाव में। चलते चलते में कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो अपने आप में कुछ बयां कर रही हैं, बहुत कुछ बयां कर रही हैं ऐसी तस्वीरें। वो तस्वीरें हैं एक कुछ, जैसे अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि तमाम जगह से हेराफेरी हो रही है, तमाम जगह से हो रही है। ये बरेली की तस्वीर है जहां प्रत्याशी और उसके समर्थक कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में, मतगणना में किस तरीके की गड़बड़ी हो रही है, क्या हो रहा है। इसी दृश्य और इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाते, इन्हीं के साथ हम छोड़े जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ सरकार की हताशा को दर्शाता है। किस प्रकार से वो माननीय अखिलेश यादव जी को मिल रहे जन समर्थन और अपार जन समूह को देखकर घबरा गए हैं। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, इसीलिए इस प्रकार का बेईमानी करने का काम उनका दिमाग में आया है और वो इस दिशा में आगे बढ़े।
और बैलेट मिलने की बात है, एक कूड़े की गाड़ी में बैलेट अंदर जाता हुआ दिखाई देता है, उसमें मोहरे भी हैं, तो ये उनकी कहीं ना कहीं नीयत में खोट दर्शाता है। साथ ही सोनभद्र और अन्य जिलों से भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वहां पे भी बैलेट पकड़े गए हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है समर कूल कूलर और होम